अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गौहर रशीद और शो का नाम है रम्स। रम्स के मायने है इशारा। इशारा इस माशरे में रहने वाले मर्द के किरदार पर, उसकी इस्लाह पर, उसकी अच्छाइयों पर, बुराइयों पर और उसके हकूक पर। हम तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने बखूबी पेश करने की कोशिश करेंगे। आप हमसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि हदायत तभी मिलती है जब सुनने का ज़र्फ रखें। इख्तिलाफ राय आपका हक है, ज़रूर पेश कीजिएगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इज्जत से पेश करेंगे। आइए शो शुरू करते हैं और इस रम्ज को आप और मैं मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, रम्स में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज के हमारे जो दो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान ने अपनी स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में इतने ज़्यादा टाइटल्स किसी और स्पोर्ट्स में नहीं जीते जितने इन्होंने स्क्वॉश में जीते हैं। 555 कंसेक्यूटिव विन्स, जिसके अंदर 6 वर्ल्ड ओपन और 10 ब्रिटिश ओपन भी शामिल हैं। The longest winning streak by any professional athlete in a top-level sport. He's a true Pakistan legend and a hero, Mr. जहांगीर खान। और उन्हीं के साथ जो दूसरे मेहमान हैं, एक बहुत उम्दा हदायतकार हैं जिनकी बहुत खूबसूरत कहानियाँ हम फिल्मों में और टेलीविज़न पे देखते हैं। अपने क्राफ्ट पे बहुत कमांड रखते हैं और हमेशा जब भी उनकी फिल्म आती है बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा देती है और अपनी कहानियों में थोड़ा सा वो एक मैसेज भी देते हैं। One of Pakistan's most successful director, Mr. नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए और इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने गुफ्तगू करने का मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ। अच्छा, सबसे पहला सवाल, आई एम गोना स्ट्रेट डाइव इनटू इट। आप दोनों में एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि आप लोगों की सक्सेस स्ट्रीक 555 मैचेस नॉन स्टॉप आप जीते हैं। आपकी 5 कंसेक्यूटिव फिल्म्स, ठीक है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर ब्लॉकबस्टर रही हैं। इस सक्सेस स्ट्रीक का कितना बड़ा प्रेशर होता है ऑन योर मेंटल हेल्थ एज एन एथलीट एंड एज अ फिल्म मेकर? सो आप दोनों में से जो पहले जवाब देना चाहें। सर। आई थिंक स्पोर्ट्स में तो एक डिफरेंट चीज़ होती है, इसमें हार जीत का तो एक पार्ट है, मगर आई बिलीव कि जब आपने ट्रेनिंग की हो, आपका डिटर्मिनेशन जो है सॉलिड हो और उस ट्रेनिंग को मैच में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो रिज़ल्ट आपको उसका उस वक्त ही अंदाज़ा होता है कि जिस तरह आपने उसकी मेहनत की होती है। और वो कॉन्फिडेंस के साथ जब आप खेलते हैं तो वो रिज़ल्ट सामने उसी तरह आता है। और आई बिलीव एवरीवन कैन डू दिस। सिर्फ आपके अंदर अपना एक आत्मात होना चाहिए और जो आपने मेहनत की होती है उसी के मुताबिक आपकी प्लान जो है आने चाहिए। ये नहीं कि आपने मेहनत कुछ और की और डिलीवर कुछ और कर रहे हैं। जब ये परफेक्शन दोनों मिलती हैं तो वो एक सक्सेसफुल आदमी निकलता है। और उसका ये ड्रीम तो होता है कि सक्सेसफुल होना चाहिए, मगर ये भी नहीं होना चाहिए डर के यार मैं हार ना जाऊँ या डर खौफ से ना खेले कॉन्फिडेंटली। बाकी परफॉर्मेंस हार जीत की तो आती है, वो उसी के साथ आती है जिस तरह आपने मेहनत की होती है, उसका कोई टर्न नहीं कर सकता उसको। तो आई बिलीव कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह का रिकॉर्ड बनाऊंगा, मगर इट हैपेंड। अनहर्ड ऑफ है ये। मगर उसमें ये कि हर रोज मेरे लिए फाइनल मैच होता था एंड आई यूज्ड टू टेक इट लाइक दैट। चाहे मैं फर्स्ट राउंड खेल रहा हूँ, चाहे मैं फाइनल खेल रहा हूँ या सेमीफाइनल, मेरे लिए वो हर रोज एक मैच जो है वो लाइक अ फाइनल। राइट। बेग साहब, सेम क्वेश्चन। My success is nothing compared to his success. I've always been a fan. लेकिन मुझे लगता है कि जो जहांगीर भाई ने कहा है, the craft and the passion and confidence, I think ये 3 चीज़ें ही important होती हैं for a winner. If you look at any winner जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में कोई बहुत सक्सेस ली होगी, टॉक दिस इज़ व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू और आपको बहुत इंटरेस्ट है उस काम में, चाहे वो कोई खाना पकाना क्यों ना हो और लिखना क्यों ना हो,
या कोई स्पोर्ट्स हो, उसमें द पैशन हैज़ टू बी देयर एंड देन कम्स द क्राफ्ट. आप उसको समझते कितना है, द प्रेपरेशन फॉर द, आप अपने आप को कितना प्रिपेयर करते हैं उस काम के लिए. तो ये 3 चीज़ें मिलके ही कहीं आप सक्सेस की पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं. Like I'm pretty sure कि कोई moment of doubt और moment of weakness जरूर आया होगा, cause unheard of 555 consecutive wins for 6 years. सर, पहला तो मेरा आपसे ये सवाल कि कौन सा ऐसा लम्हा था या कौन सा ऐसा मैच था जिसके बाद I'm pretty sure कि psychologically उसके बाद आप किसी और के साथ तो नहीं खेल रहे होंगे. मतलब कि 500 मैचेस जीतना एक बड़ी अनहर्ड ऑफ बात है. तो एक पॉइंट के बाद क्या आप अपने आप से ही मुकाबला कर रहे थे कि मैंने अपने आप को भी प्रूव करना है कि मैं ये भी कर सकता हूँ? एंड सेम गोज टू यू कि मोमेंट ऑफ डाउट आया क्रिएटिव प्रोसेस में तो बेग साहब आता ही है, ठीक है ना? आप डाउट करते हैं अपने आप को कहीं ना कहीं. जैसे इन्होंने कहा ना कि he played his first match as the final match, first round. I think that is what the key, कि वो एक्चुअली आप अपने आप से compete कर रहे होते हैं, कि आप किसी को के लिए नहीं अपने लिए खेल रहे होते हैं. So फिल्म जैसे मैं बनाता हूँ तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं ऑडियंस की चेयर पे बैठ के फिल्म बनाता हूँ. व्यूअर भी हूँ, मैं एक ऑडियंस भी हूँ. मुझे मेरी फिल्म अच्छी लग रही है या नहीं, मेरा इसमें इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, दैट इज़ हाउ आई डिसाइड अबाउट अ स्टोरी, दैट इज़ हाउ आई वर्क ऑन इट, दैट इज़ हाउ आई वांट actors to look like and characters to behave. So yes, it doesn't give you a doubt, but it gives you a challenge. Challenge has a little different kind of pressure than doubt. Doubting yourself will kill your confidence. Sir, बिल्कुल इसी तरह है. देखें, अब ये नहीं कि 5 साल 8 महीने में मेरे साथ कोई, देखिए आपका ऑफ डे भी होता है, आपकी तबीयत, अब मैं फ्लू में भी खेला हूँ, ऐसे भी मौके आए हैं. मगर ये है कि जो कह रहे हैं ना कि एक अपना एक जज्बा होता है. मैंने एक फ्रेंच ओपन मुझे याद है मैंने खेली थी, इसकी सख्त फ्लू था मुझे इसी पीरियड में, और आई थॉट कि मैं वॉक ओवर दे दूंगा या नहीं खेलूँगा. मगर जब मैं कोर्ट में जाता था तो उन्होंने कहा यार आप 5 मिनट सिर्फ आप हिट कर ले एंड देन यू शेक हैंड एंड कम आउट, यू नो, लाइक वॉक ओवर जिस तरह होता है. अच्छा, मैं 5 मिनट के लिए इसी तरह ट्रैक सूट में जाता था, कोर्ट में वार्म अप होता था, तो वार्म अप पे थोड़ा सा पसीना निकलता तो यू फील बेटर. तो उसमें मुझे लगता है यार मैंने कहा अभी 5 मिनट और खेल के देखता हूँ. वो 5-10 मिनट 15 मिनट, और वो जो 5-10 मिनट का मेरे ये था कि आधा घंटे का मेरा मार्जिन था, क्योंकि एंटीबायोटिक में खा रहा था, सारी बुरी हालत थी. तो जब मैंने शुरू किया तो मैं जब स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि मैं ले सकता हूँ. वो करते करते करते, मगर वो कॉन्फिडेंस तो था मेरे अंदर, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग वगैरह की थी. जब मैंने शुरू किया तो आई फेल्ट लाइक आई कैन डू इट, और वो करते करते मैं पूरा टूर्नामेंट जीता हूँ सर. सर Actually, what a wonderful thing वो अल्लाह to का say. शुक्र है, एक कॉन्फिडेंस था शुरू से. मगर ये कि वो आजमाइश जो मैंने उस टाइम पे गुजारी, तो मैंने कहा अभी आप बुखार में भी जीत सकता हूँ, तो फिर सही फिटनेस में तो आदमी अच्छा और बेहतर होता है. सर आपने तो मेरी अपने फीलिंग ओपोनेंट के आती है. सारे ख्वाब चूर चूर कर दिए होंगे. वो सोच के आया होगा आज फ्लू में है, आज तो मैं जीत जाऊंगा. वो प्लेयरों ने जो मुझे गालियां दी उस टूर्नामेंट में, बहुत बीमार पड़ा हुआ था और ये हाल कर दी. सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आपके बारे में मुझे अभी पता चली कि व्हेन यू वर बोर्न उस वक्त एक सर्टेन डिसेबिलिटी थी. असल में मेरे साथ तो ये है कि पैदाइशी जो, ऑब्वियसली आप सबको पता है कि मेरी फैमिली में तो स्क्वाश इज लाइक बिजनेस समझ लें या प्रोफेशनल समझ लें. वालिद साहब से लेके चाचा सब स्क्वाश ही खेलते रहे. तो मेरी भी इसी फैमिली में पैदाइश हुई है, और फिर जब मैं छोटा सा बड़ा हो रहा था सारी वही चीज़ें देख रहा था. बट मेरे साथ कुछ ऐसा चीज़ थी कि जो पैदाइशी, आई वाज बोर्न विद हर्निया, जिसके मुझे मेरे 2 ऑपरेशन हुए एट एज ऑफ 5 एंड एज ऑफ 12 में. अच्छा, उसमें ये कहते हैं कि जो बंदे को ये पैदाइशी हो वो फिजिकली कभी हार्ड वर्क नहीं कर सकता, जिस मेडिकली. एंड डॉक्टर का भी यही कहना था, उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा था कि हमें पता है कि आपके सब मेंबर खेलते हैं, मगर इस बच्चे को कभी स्क्वाश कोर्ट के करीब मत लाना, क्योंकि ही वोंट बी एबल टू टेक इट. तो मेरा तो वो जैसा ना कि सबको मैं देखता था घर में, मेरे वालिद साहब ने मुझे एक टॉय के तौर पर छोटा सा रैकेट आधा करके एक बॉल दी, तो मैं घर के बरांडे में ऐसे हिट करता रहता था.
और मुझे सुनने बोलने का मैं आई वाज बोर्न विद दैट, मुझे सुनाई नहीं देता था। आई स्टार्टेड हियरिंग व्हेन आई वाज 8। और मेरी वालदा माशाल्लाह मतलब वो एक देसी औरत, गांव वाली औरत थी, मगर उनका जो कॉन्फिडेंस था, जो जिस तरह वो सोचती थी और जिस तरह करती थी, वो मुझे कहती थी कि मेरे घर वालों को कि ये बच्चा बोलेगा भी और ये बच्चा खेलेगा भी। एंड शी वाज सो पॉजिटिव इन दैट। अब उन्होंने जिस तरीके से मेरे साथ एक्सपेरिमेंट किए, कभी गरम तेल है तो कभी ठंडा तेल है, तो कभी इसके पास दुआ के लिए जा रही, कभी क्या कर रही है, एंड उसका बिलीफ था। आई टेल यू 8 साल की उम्र में मैंने सुनना शुरू किया और उसके बाद फिर मैंने सारी बातें बोलना सीखा। फिर मेरे ये जो ऑपरेशन हुए 5 साल और 12 साल में, उसमें तो डॉक्टर ने कहा था ही वॉन्ट बी एबल टू मेक इट, मगर देखें ना, जिसको ऊपर वाला चाहे तो सब कुछ हो सकता है। एंड मैं फिर 14 साल में अंडर 19 चैंपियन बना पाकिस्तान का, एंड देन आई नेवर लुक बैक। सर इन सारी चीजों के साथ मतलब कि आप कह रहे हैं कि जहाँ पे और वो डॉक्टर मेरे मैच देखने आता था बाद में। आई डोंट बिलीव दिस गाइस ही इज डूइंग इट। बेग साहब, मर्द के हवाले से एक सवाल। हमारे ड्रामों के अंदर मर्द को मेजॉरिटी, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, बट मेजॉरिटी दिखाया जाता है कि या तो वो बीवी के पल्लू के साथ बंधा हुआ है या तो वो माँ के पल्लू के साथ बंधा। इन रियलिटी मर्द कहाँ खड़ा हुआ है? अच्छा, वो अगर आप उसको एक घरेलू पर्सपेक्टिव में देखें, हाँ जी, तो एक्चुअली मर्द इन दो पल्लुओं से ही सही बंधा बंधा हुआ है। वो बाहर जाके जो मर्जी करे, वो एक स्पोर्ट्समैन हो या डायरेक्टर हो, घर हाँ। के अंदर वो इन दो पल्लुओं से एक से निकलता है और दूसरे दूसरे में पल्लुओं के जाता है। साथ बन जाता है। और मेरा ख्याल है कि ये एक ब्लेसिंग है दैट फॉर अ मैन टू हैव अ मदर, जो उसकी हर तरह से, जब भी जहांगीर भाई ने जो बोला कि इनकी मदर ने जब मैनिफेस्ट किया, सुनेगा भी और ये बोलेगा भी और ये वो खेलेगा हुआ, भी। और वो हुआ। हाँ। सो माँ के साथ एक जो बॉन्ड है आपका, वो बॉन्ड अगर पल्लू से बांधने का मतलब यही है, हाँ। तो आई थिंक वो बड़ी ब्लेसिंग है दैट वो बॉन्ड आपको वहाँ मिलता है और फिर बीवी की शक्ल में मिलता है और दोस्तों की शक्ल में मिलता है। तो मुझे लगता है कि द इन्फ्लुएंस, जो एक माँ का इन्फ्लुएंस ऑन अ मैन होता है, वो अनबीटेबल होता है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। उसका मैच कोई नहीं है, मेरे को बेलॉस वाला है ना, Indeed. इसके पीछे कोई Unconditional. मतलब नहीं है। कोई मकसद वो नहीं है। चीज बॉन्डिंग टोटली डिफरेंट, और डिफरेंट एनर्जी। एक बच्चा बहुत छोटी एज में पेरेंट्स में से स्ट्रॉन्गर पेरेंट चुन लेता है जब वो छोटा होता है। बड़ा होके तो बाप बिकम्स समवन जिसको वो लुक फॉरवर्ड करेगा या फॉलो करना चाहेगा, लेकिन बच्चा चुन लेता है कि जो स्ट्रॉन्ग है दोनों में से, वो ये औरत है जो मेरी माँ है, जो मुझे पालती है। तो वो बस उसी पे, उसके साथ जो बॉन्ड, इसलिए द मदर डॉटर एंड द मदर सन बॉन्ड इज very very important and has a value. आपका कैसा बॉन्ड है with your kids and everybody? फैमिली लाइफ का फैमिली लाइफ का ब्लेसिंग। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका सही राइट मैच मिलता है और बच्चे माशाल्लाह आपके साथ जिस तरह बड़े होते हैं, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़े हो गए, यूनिवर्सिटीज़ कर लिए, तो वो एक दौर होता है, एक पीरियड होता है जिसमें आप गुजरते हैं और सबने गुजरे होते हैं। तो आप अपने माँ बाप से सीख रहे होते हैं, देखा होता है, फिर आपके ऊपर जब जिम्मेदारी आती है तो इस टोटली डिफरेंट। और मेरा टाइम जाहिर बात है उनसे कुछ और टाइम का था, हाँ, फिर मेरा कुछ और टाइम था, बिल्कुल। तो ये चीज़ें आई एंजॉयड इट। माशाल्लाह। बेग साहब, आपके साथ मैंने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ देखी है, वो ये है कि आपकी 2 बेटियों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अच्छा, यूजुअली बाप का जो इमेज है हमारी सोसाइटी के अंदर, जब मेरी जनरेशन थी तब तक तो ये था कि जी बाप इज़ अ सिंबल ऑफ टेरर, तो घर आ गया है तो बस अपने अपने कमरों में घुस जाओ, और एक शदीद डिस्टेंस था, चाहे वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट था या आउट ऑफ फियर था, ठीक है, एक डिस्टेंस होता था बाप के साथ। कभी भी हमारी दोस्ती नहीं हो सकी हमारे वालिदैन के उस तरीके से, वालिद साहब के साथ खास तौर पे। बट आपकी बेटियों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत क्लोज बॉन्ड है, ठीक है। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट फॉर एनी मैन व्हेन ही बिकम्स अ फादर ऑफ अ डॉटर, टू हैव दैट बॉन्ड विद देयर डॉटर? आई थिंक जो मेरी जनरेशन है उसमें
मेरा और मेरे वालिद का वो बॉन्ड नहीं था। वही वाला डिस्टेंस था जो अक्सर सुनने में और देखने में आता है। तो हमारी जनरेशन ने थोड़ा उसको बदला और अपने बच्चों से दोस्ती की। और वो दोस्ती ही वो मिसिंग पार्ट था इन अ रिलेशनशिप, जो आपको वो ब्रिज करता है दो लोगों को अंडरस्टैंड करने। सो दैट इज़ वाई मेरी तरह के, मेरी जनरेशन के बहुत से लोगों की अपने बच्चों से बहुत दोस्ती है। तो वो इट्स अ ब्यूटीफुल बॉन्ड दैट वी हैव। हम बैठ के फिल्में भी देखते हैं और उसके ऊपर डिस्कशंस भी करते हैं, और वो मुझे बहुत हैरान करती हैं दोनों कि इतनी इन डेप्थ नॉलेज अबाउट लिटरेचर एंड कैरेक्टर्स एंड माशाल्लाह, फिल्म्स उनकी है। सो मेरा ख्याल है कि यही वो एक मिसिंग पार्ट था इन बॉन्डिंग बिटवीन द पेरेंट्स। दोस्ती नहीं होती थी पेरेंट्स से बच्चों की, तो वो दोस्ती हमने कर ली। सो वो एक हमारे, और फिर मसाइल भी होते हैं उस दोस्ती के, जिनके enough. टीनेजर्स बच्चे होते हैं वो आपको इतना दोस्त समझ लेते हैं कि वो उसका थोड़ा एडवांटेज भी लेते हैं बच्चे। सो यू नो वी वर सिटिंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, सबके टीनेजर बच्चे थे, तो उनमें से एक खातून बोली कि यू नो हमारी जनरेशन ना ज़रा सी अजीब जगह फंस गई है। हमने अपने माँ बाप की भी बड़ी इज्जत की है, हमने अपने बच्चों की भी बड़ी इज्जत की है, हमारी किसी ने इज्जत नहीं की। सो लेकिन दोस्ती का फ़ायदा ही है, क्योंकि आपका बच्चा इतना सिक्योर फील करता है कि वो आपसे कुछ भी बात कर सकता है, कुछ भी बात कर सकता है। तो वो एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें आई नो एवरीथिंग एंड दे हैव टू टेल मी एवरीथिंग। खूबसूरत। लेकिन क्या ये बॉन्ड आपको एक बेहतर मर्द बनाने में मदद करता है? अच्छा, मुझे ये तो नहीं पता कि एक बेहतर, लेकिन मुझे लगता है कि एक इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव डॉटर्स, इट्स अ ब्लेसिंग टू यू नो टू हैव मदर एंड वाइफ, क्योंकि एक औरत का कंट्रीब्यूशन, एक फीमेल का कंट्रीब्यूशन जो होता है ना एक मर्द की लाइफ में, वो उसको बहुत चीज़ें सिखाता है। आई थिंक तमीज़, ग्रेस, बहुत सी वैल्यूज़, और इन सब चीज़ों को सिखाता ही एक औरत ही सिखाती है, बेशक। फ्रॉम मदर टू वाइफ टू द डॉटर। देयर आर मेनी थिंग्स दैट डॉटर्स टीच मी आल्सो। यू विल नॉट स्पीक लाइक दिस, यू विल स्पीक लाइक दिस टू योर मदर। अभी कभी गुस्से में ये बात आप, यू शुडंट हैव स्पोकन लाइक दिस। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट एक्चुअली इन पेरेंटिंग यू डिस्कवर योरसेल्फ, क्योंकि आप पैदाइशी बाप तो होते नहीं हैं। आपने अपने माँ बाप जरूर देखे होते हैं और आपने उनसे हमेशा फरमाइशें की होती हैं और उनसे एक्सपेक्ट ही किया होता है कि दे विल डू समथिंग फॉर अस। लेकिन आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं जब आप बाप होते हैं, चाहे वो बेटे के हों या बेटी के बाप हों, तो आप अपने बारे में कि अच्छा करना है यूं भी होता है। करियर, वालदैन, फिर बीवी, बच्चे, एक बंदे की ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, कि करियर में उसने कामयाब होना है, घर में उसने प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर, कुछ मर्द इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर भी फील करते हैं इसमें कि यार करियर को भी देखो, उसमें भी सक्सेस, क्योंकि सक्सेस होगी तो आपकी इज्जत होगी, ठीक है ना, आप प्रोवाइड कर सकेंगे बेहतर। सो दैट्स टू मच ऑफ अ प्रेशर ऑन अ मैन ऑन डेली बेसिस, और ख़ास तौर पे आज का जो मर्द है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। आप लोगों ने ये प्रेशर डील किए हैं और अभी भी इन सम कैपेसिटी यू गाइस आर डीलिंग विद इट, और बड़े ग्रेसफुली आप लोग डील कर रहे हैं। सो कैन यू पुट सम लाइट के कैसे इन प्रेशर्स को हैंडल करना चाहिए, रादर देन उसका आउटलेट आप एक एग्रेसिव तरीके से आप निकालें कि जी मेरे पे इतने प्रेशर्स हैं तो या तो मैं कोई गॉड फॉरबिड कोई क्राइम कर दूंगा, या फिर किसी गलत हैबिट में इंडल्ज हो जाऊंगा, या फिर मैं एग्रेसिव हो जाऊंगा। ज़्यादातर इस तरीके के आउटलेट्स निकल रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने, जो आप लोगों के एक ट्रैजेक्टरी में देख रहा हूँ कि चाहे वो करियर की हो चाहे वो पर्सनल लाइफ की हो, बहुत स्टेबल है, बहुत काम है। सो हाउ डिड यू गाइस मैनेज टू डू दैट? देखिए, इसमें एक तो ज़ाहिर बात है, जब आप अपना करियर शुरू कर रहे होते हैं तो यू नीड एक विजन होता है, एक ड्रीम होता है। और जैसे मैंने कहा ना कि जब मैं अपने प्रोफेशन में आ रहा था या शुरू किया था, तो उस वक्त मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतना जल्दी करूँगा। मेरी कुछ लाइफ की कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी चेंज हुई कि जिसमें मुझे इसमें आना पड़ा।
और जैसे मेरे बड़े भाई की डेथ हुई, ही वॉज 28, और मेरा एक किस्म से उनके साथ जो बॉन्डिंग था वो एक नॉट लाइक अ ब्रदर, उसमें दोस्तों वाला भी था, मेंटोर वाला भी था, हर चीज़ के लिए आता था। तो मुझे उनके साथ रहते हुए सिर्फ अभी 6 महीने या 8 महीने हुए थे, एंड ही पास्ड अवे। तो वो उसका ड्रीम था टू सी मी लाइक अ वर्ल्ड चैम्पियन। उस वक्त मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। अब 14-15 साल की उम्र में आप ये सोच नहीं सकते हैं कि मैं प्रोफेशनल लेवल में जाके इतनी जल्दी ये चीज़ें कर दूंगा और ऐसे हो जाएगा। एक टाइम आता है कि पढ़ाई ख़त्म करूंगा, फिर 20 साल 22 साल में प्रोफेशनल लेवल पे खेलूंगा, ये सारी चीज़ आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। मगर 15 साल की उम्र में जब मुझ पर ये जिम्मेदारी आई तो आई डिसाइडेड कि ये ड्रीम मैं उसका पूरा करूँगा। तो वो जो एक कहते हैं ना कि मुझे एक मोटिवेशन मिली इस टाइम पे कि ये चीज़ करने, एक टास्क मिला और वो एक चैलेंज मिला। मुझे ये अंदाज़ा ज़रूर था कि मेरे में टैलेंट है, एंड इफ आई वर्क हार्ड लाइक प्रोफेशनल, मगर 15 साल की उम्र वाला उस तरह का वर्क हार्ड नहीं कर सकता जो प्रोफेशनल प्लेयर कर रहे होते हैं, मगर आई वाज डूइंग इट और मैं कर रहा था उस टाइम पे। राइट। तो वो एक चैलेंज उसको मीट किया मैंने, और यकीन करें आई मेड द टारगेट एट दैट टाइम कि विद इन 2 years आई विल अचीव दिस। मगर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है इंसान। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे आज भी बच्चे ऐसे हैं, टैलेंटेड हैं, सिर्फ अगर वो इस चीज़ को सोच लें कि आई कैन डू इट, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो कर सकता है, तो हर चीज़ पॉसिबल है। इस दुनिया में इंसान कर सकता है, एंड ये प्रूफ सबके सामने है। अब आप कहते हैं ना 555 मैजिक, मैं ये कहता हूँ अगर मैंने किए तो और भी कर सकते हैं। When I can do it, other can do it as well. मगर क्या उसकी एक रिक्वायरमेंट को मीट करना जरूरी होता है। वो जहन उस तरह होना चाहिए, वो बॉडी लैंग्वेज उस तरह की होनी चाहिए कि तो फिर आप उस तरह की, और हर चीज़ पॉसिबल है। मैं सवाल पूछ सकता हूँ? प्लीज। व्हाट इज लैकिंग अभी कि हम इतने पीछे कैसे? नो कमिटमेंट। आई एम सॉरी आई स्टोल योर क्वेश्चन। प्लीज गो फॉर इट, गो फॉर इट। आजकल के बच्चों में वो कमिटमेंट नहीं है, वो बिलीव नहीं है। देखिए ये चीज़ें हैं, आप जिस तरह मेहनत करते हैं, एक फोकस के साथ करते हैं, तो आप वो डिलीवर करते हैं। आज मैं बच्चों को बोलता हूँ कि यार ये चीज़ करनी होती है, वो करे तो सही। जब वो करेगा नहीं तो कैसे हासिल करेगा? वो हैं शॉर्टकट वाले, डिस्ट्रैक्शन भी That's it। वो कहते हैं कि जो चीज़ 8 घंटे में होती है वो 2 घंटे में कर लूँ, तो कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स प्रिपरेशन प्रिपरेशन एंड फिटनेस एंड प्रिपरेशन भी उसी प्रिपरेशन विद अंदाज में, पैशन, वो पैशन और वो जज्बा जज्बा, ये यहाँ से हो, वो नहीं है। यहाँ से और यहाँ से लव फॉर दिस गेम, it. द लव फॉर That's it। दिस वो गेम। पैशन होना चाहिए। वो आजकल के बच्चों में पाए टैलेंटेड जरूर है, मगर टैलेंट डजंट मेक यू चैंपियन, गिव यू द एडवांटेज। मगर मेहनत फिर भी करनी होती है, वो जो कहते हैं ना, रिक्वायरमेंट hard हो तो work- पूरे करें ना आप। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क कैन बीट द टैलेंट। एनीथिंग। 100%। सर इसके ऊपर मैं अगर आपसे एक सवाल, आप एक प्लीज सवाल की एक्सटेंशन कि हार्ड वर्क करने के लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग को तैयार कर, ठीक है ना? आपको उस हेड स्पेस में जाना होता है कि अच्छा अब मैं ऑल आउट जाऊंगा, ठीक है ना, विदाउट द फियर ऑफ फेलियर, विदाउट द हैप्पीनेस ऑफ सक्सेस, ठीक है ना? वो इररिलेवेंट है, अभी मैंने सिर्फ हार्ड वर्क करना है। तब वो मेंटल स्पेस और इतनी परसिस्टेंस के साथ वो मेंटल स्पेस को कायम रखना इतने सालों तक, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट? दैट्स माय क्वेश्चन। सर ये दिमाग में चढ़ाने वाली बात नहीं होती है। अब मैं आजकल के बच्चों को देखता हूँ, इतना सा करते हैं और बहुत समझ और वो लेते हैं। समझते हैं हमने बहुत बड़ा कर दिया, क्योंकि आजकल का दौर है सोशल मीडिया। ओह, ठीक है, और सोशल मीडिया उन बच्चों को ख़राब भी कर देता है। वो जो वाह उस पर शुरू हो जाती है इतनी सी चीज़ पे, तो वो समझते हैं कि हमने हर चीज़ अचीव कर ली, मगर ये चीज़ होती नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जो आप जिस काम में लगे हो उस काम को उसी तरह फोकस, उसी तरह डिसिप्लिन अंदाज में करेंगे ना, और करते रहेंगे, और डिस्ट्रैक्ट ना हो दूसरी चीज़ों से, आप अपना ट्रैक नहीं छोड़ते। हाँ। एंड मैं बिलीव करता हूँ कि जो आपका काम है ना, वो सब कुछ को लेकर आता है साथ। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही आती है सब। आपका Success फेम खुद भी ब खुद आता है, लाती है सब आपका कुछ। फेम भी आता है, आपका पैसा भी आता है, आपकी वो हर सारे चीज़ बाय आती है। प्रोडक्ट्स हैं, वो तो सारे बाय प्रोडक्ट। वो आपको अपने उस काम में रहना चाहिए, बजाय इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। बेग साहब, आप माइंड तो नहीं करें मैं आपको बेग साहब? नहीं, क्योंकि मैं हूँ बेग। मैं प्यार से आप इनको अगर खान साहब कहेंगे, खान साहब नहीं कहेंगे, खान साहब तो नहीं कहेंगे। खान साहब नून वाला कहेंगे। होना चाहिए। सो बेग साहब, आजकल हम लोग देख रहे हैं टेलीविजन के ऊपर कि पिछले को तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ 5 साल
के अंदर ही एकदम से दोबारा से शिफ्ट आया है कि जहाँ पे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है उससे बहुत फैसिनेट हो रही है ऑडियंस, और वो चीज़ें हिट भी हो रही हैं। ये एग्जांपल्स हैं हमारे साथ। व्हाई इज दैट सो? फिर ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बारे में फिर इतनी कंप्लेंट्स क्यों हैं जब आप उसको देख रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं साथ साथ? असल में इस सब्जेक्ट को आप ज़रूर टच कर सकते हैं। टॉक्सिक नेचर ऑफ अ मैन और अ वुमन, दोनों को आप टच करते हैं, और हमारे ड्रामों में दोनों पे काम होता है, दोनों के किरदार बनते हैं। लेकिन इसको नॉर्म बनाना और हर ड्रामे को में उसको फॉलो करना, वो एक अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ड्रामे को एक कॉन्फ्लिक्ट की ज़रूरत होती है, एंड कॉन्फ्लिक्ट किसी पर्सनालिटी से आता है, और इट्स वेरी इजी टू शो अ मैन टॉक्सिक, जिसके ऊपर चीज़ें हिट भी होती हैं। हाँ, और लेकिन हिट तो कुछ भी होता है। फेयर इनफ, लेकिन आप जितने हमने वो चीज़ें भी की जिसमें एक आदमी बहुत इनोसेंट था, और वो चीज़ भी हिट हुई। लेकिन आप चूज़ क्या करते हैं? आई थिंक स्टोरी टेलिंग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना चाहिए। अगर आप उसको सिर्फ एक कमर्शियल सक्सेस के लिए करें, तो अब वो दौर ख़त्म हो गया कि आप कमर्शियल सक्सेस के लिए चीज़ों को, वायलेंस को, इन सब चीज़ों को दिखाते थे। आई थिंक अब लोग पसंद ही नहीं करते। अब अगर आप दिखाएंगे तो लोग उसको डिसअप्रूव करेंगे। मुझे लगता है कहानियाँ अब बदल रही हैं। आई थिंक दिस इज़ द टाइम व्हेन the toxic masculinity is changing into something which is more real, which is not just commercial, which is not just flashy. आपके ड्रामा के अंदर मेजॉरिटी ये देखा गया है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप एक बहुत अच्छा एक आपका आइडिया है, और आप हमेशा उस आइडिया के ऊपर आपकी कहानी में वो नजर आता है काफी दफा। अच्छा, मैं बहुत डिजाइन नहीं करता। नहीं, डिजाइन नहीं, बाय डिजाइन नहीं होता। मैं बिलीव करता हूँ कि अ वुमन इज मोर पावरफुल देन अ मैन। इंडीड, क्योंकि अभी हम बात कर, अभी तुमने पिछला सवाल किया कि वो एक मर्द के ऊपर जो प्रेशर होता है ऑफ डूइंग यू नो रनिंग द हाउस, के काम भी करना है, पैसे भी लाने हैं, ये भी करना, वो करना है, और वो उसको बहुत बिग डील समझता है। लेकिन एक औरत जो काम कर रही होती है ना घर में, और जिसकी जो पैसे की शक्ल में नहीं दिख रही होती, वो बहुत बड़ा काम है, जिसकी वजह से मर्द ये कर पाता है। 110%। आई मीन इसके ऊपर तो कोई दो राय और दूसरा सवाल ही नहीं है। जो औरत का रोल है, ठीक है, और हम सब लोग, ठीक है, उसी चीज का, उन्हीं की मेहनत का हम कहीं और फिर वो काम भी करती है। द women who work and look after the house at the same time, and they're efficient in both the fields. 100% कंपैरिजन तो है ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि जो लोग, और खास तौर पे ऐसे मर्द हजरात जो इस चीज को एज अ प्रेशर डील करते हैं कि जी हमें फैमिली लाइफ के अंदर भी बैलेंस रखना है बिटवीन आवर मदर एंड वाइफ, ठीक है, और फिर उसके बाद करियर भी मैनेज करना है, वो इस चीज को बहुत प्रेशर की तरह डील करते हैं। आई थिंक इट्स अ एस्केप दैट यू, अगर आप वो सही कर नहीं पा रहे, देखो बैलेंस तो हर जगह क्रिएट करना पड़ता है। वो मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, उसको मल्टीटास्किंग तो करनी ही होती है। उसको अपने घर में भी बैलेंस रखना होता है, उसको अपने काम में भी बैलेंस रखना होता है, और ये सब काम सही तरीके से करने होते हैं। इसमें मैं बहुत प्रेशर में आ गया हूँ, और इसलिए अब मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करनी है टू जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दोज थिंग्स। दिस इज एस्केपिज्म, एंड यू कांट एस्केप दीज थिंग्स। इवेंचुअली इट कम्स फ्रॉम some problem that you have in your that you don't want to face those things, you want to run away from those things. Running away is never an option. You have to face head on, and then you deal with it, and then you will have comfort in your life if you deal with it nicely. और ये मेरे ख्याल से एक दूसरे की सपोर्ट से ही आगे बढ़ती है चीजें। इट्स लाइक ये नहीं कि एक बंदे का सिर्फ सारी चीज करनी है, जिसका जो अपना रोल है वो अपना रोल प्ले करे। हाँ, जो कोई इसमें अगर स्टक हो रहा है या लैग कर रहा है, पीछे हो रहा है, तो वो दूसरा को बैलेंस कर देता है, और ये होना चाहिए। इट्स लाइक अ टीम वर्क। बिल्कुल, ये तो है नहीं कि अकेला आदमी सिर्फ कर रहा हो, बाकी कोई कुछ सारे खा रहे पी रहे हो, मगर अगर एक टीम साथ मिलके काम कर रही हो तो वो सक्सेसफुल होती है, और सबकी डायरेक्शन भी फिर वही होती है। सही। सर, जो अभी बेग साहब ने कहा कि एस्केपिज्म के लिए फिर लोग आउटलेट्स ढूंढते हैं, जो कि एक बहुत ही
फजूल सा एक्सक्यूज है, ठीक है. सो माय क्वेश्चन के कैन स्पोर्ट्स बी अ गुड आउटलेट फॉर दैट एस्केपिज्म, कि अगर जो हमारी जनरेशन है या कोई ऐसे मर्द हजरात, ठीक है, वो अगर स्पोर्ट्स के अंदर इंडल्ज हो जाए तो क्या वो मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर होगा उनकी? देखिए, स्पोर्ट्स बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में, और आई बिलीव कि इट शुड बी अ पार्ट ऑफ एनी लिविंग पर्सन. आप अभी भी लाइक आप अभी बता रहे थे कि हाँ. आप 2-2 घंटे अभी मतलब भी है. उनका मतलब ये है कि स्पोर्ट, आपको स्पोर्ट्समैन हिस्सा बनना होता है या नहीं हाँ, बनना, हाँ. लेकिन आप आपको करना है. स्पोर्ट करनी है. क्योंकि खेलना है इससे कुछ. क्या होता है कि मैं जब समझता हूँ कि आजकल बच्चों को सिर्फ जो है एक एजुकेशन और एक स्पोर्ट्स, ये दो चीज़ें सिर्फ कराएं, आप देखें उसकी पर्सनालिटी कुछ और होगी. ही विल बी टोटली डिफरेंट मैन जब वो ग्रो करेगा इस हवाले से. क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या है, आपको एक डिसिप्लिन बनाता है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लाता है, आपके अंदर जो जिंदगी की हार जीत होती है वो सिखाता है. तो ये मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि हर बच्चे को ये कंपलसरी होनी चाहिए, स्पेशली इन एजुकेशन में जो हमारे इस तरह की चीज़ें नहीं है. देखें, आप स्कूल आ गए बेंगलोर की महदूद पे, ऐसे स्कूल कोई थे. स्कूल तो हमारे टाइम में थे, जब हम गवर्नमेंट स्कूल ज़रूर पढ़े मगर एकड़ों पे थे, हर फैसिलिटीज थी. आजकल ये एजुकेशन के साथ इट शुड बी ए कंपलसरी, और इसके एकेडमिक मार्क्स होने चाहिए बाय पार्टिसिपेटिंग इन इट. तो क्या है, वो बच्चे इंकरेज, जो नहीं भी खेलता होगा वो भी आएगा. बिल्कुल और आएगा. जिसको ये एक बार जीन्स लग जाएगी, आप देखिएगा उसकी लाइफस्टाइल में हर चीज़ की डिसिप्लिन आएगी. जब वो बड़ा होगा बुराइयों से बचेगा, उसकी एक तरबियत ही डिफरेंट हो जाती है. बहुत ही अच्छी बात की है इसमें आपने. कोई शक नहीं. इसमें और कोई शक हाँ, नहीं है कि एक्चुअली हाफ द प्रॉब्लम्स इज दिस दैट कोई फिजिकल एक्टिविटी क्योंकि इसमें नहीं है देखें, बच्चों जो की. यू हैव द डिसिप्लिन इन द कोर्ट, यू हैव द ऑफ द कोर्ट. वही डिसिप्लिन काम आता है. अगर आपका ऑफ द कोर्ट डिसिप्लिन नहीं है, आप कोर्ट में भी नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल आदत व्हेन नहीं आई है ना. डिड अ सीरियल सिनफे आहन, मैंने एक Yeah. ड्रामा किया जिसमें 6 लड़कियां आर्मी में जाती हैं और वो एक पूरी ट्रेनिंग से गुजरती हैं. सो हम शूटिंग कर रहे थे, तो 3 महीने 6 लड़कियां वहां गई. आफ्टर 3 मंथ्स हम सब उसमें लग गए, डिसिप्लिन थे. उसी में लग हाँ. गए. सुबह 5 बजे उठते थे और ऐसे ही है. ट्रेनिंग होती और थी, physically सब fit कुछ थे होती थी सारे. और ऐसे ही होता है. फिजिकली फिट थे सारे के ऐसे सब ही सारे. होता है. physically fit. बिल्कुल. सो आई थिंक डिसिप्लिन, या सो बेसिकली ये जितना भी आजकल में लाइक बहुत हम लोग कंप्लेन सुनते हैं डिप्रेशन की और एंजाइटी की और इन सारी चीज़ों की, मेरे ख्याल से कि अगर हम लोग स्पोर्ट्स को थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करें तो इन चीज़ों से बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं. I think so. एब्सोल्युटली. जी, बहुत जरूरी है. दिन में 1-2 घंटा निकालना चाहिए. ये नहीं कि वक्त मिलेगा तो करूंगा. नो, इट शुड बी देयर, लाइफस्टाइल पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल. ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खाना खाना है या सोना है. जस्ट लाइक दैट. ये उतना ही इम्पोर्टेंट है. दैट इज व्हाई आई गो टू द जिम. बेग साहब, मर्द जो है एक्सप्रेस और वनरेबल होने का कितना रूम दिया जाता है हमारे माशरे में? देखो, मर्द मैंने बहुत से मर्दों को पी के बहुत एक्सप्रेस करते हुए देखा है. लेकिन मैं समझता हूँ कि एक्सप्रेस करने के लिए आपको कुछ पीने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन स्टिल एक्सप्रेस योरसेल्फ. और यस, एक मर्द को लगता है कि वो अगर अपने इमोशन को ज़्यादा एक्सप्रेस कर देगा तो शायद उसकी मर्दानगी चैलेंज हो जाएगी, जो कि उसको लगता है, सुनने वाले को नहीं लगता. तो ये उसका अपना प्रॉब्लम है जो उसको खुद डील करना है. ये किसी और को डील नहीं है ना, करना. ये तो कंडीशनिंग है. तो कंडीशनिंग तो बदल रही है. आप बदल क्या रहे हैं? आप उन अनलर्न करवा रहे हैं लोगों को कि नहीं, ये वाली बात जो पहले होती आई है ना, अब ऐसा नहीं है. इसको कुछ दोस्ती होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए. जितना एक दूसरे से बात करेंगे उतना ही शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. तो वो कंडीशनिंग ही बदल रही है, जिसके बाद फिर एक आदमी को, मुझे लगता है कि हमारी जो बात की जनरेशन है उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने में कोई फियर नहीं होगा. हम तो उस जगह पे थे कि हमें अपने आप को चेंज करना था. लेकिन अब नेक्स्ट जनरेशन is very open to each other, to their teachers. हम अपने उस्ताद के सामने सवाल करते हुए 10 दफा सोचते थे, और जाती सवाल की तो सवाल ही पैदा नहीं होता था. लेकिन अब मैं देखता हूँ कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बहुत अच्छा है.
कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, और वो फिर सारी चीज़ आपकी पूरी लाइफ में इफेक्ट करती है। फिर आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, हर चीज़ के साथ कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है। वैसे तो लाइक 6 साल कोई मैं क्या पूछूं कि एज ए करियर आपकी हाईज एंड लोज तो आई नहीं आपके तो मैं क्या आपसे पूछूं, मगर सर कोई वीक पॉइंट एज एन एथलीट, ठीक है ना, एंड एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट एज एन एथलीट, एज ए ह्यूमन बीइंग, लो पॉइंट बेशक करियर में ना आए हो लेकिन पर्सनल लाइफ में शायद कोई आए हो। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या एडवाइस करेंगे कि अगर कोई प्रेशर, ठीक है, या फिर अगर कोई फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों को ज़रा कम वैलिडेशन मिलती है, ठीक है, तो अगर वैलिडेशन नहीं मिल रही, ठीक है, या कोई भी प्रेशर है, तो उसको किस तरीके से डील करें? आई थिंक मैं समझता हूँ कि अब जैसे हम लोग अपने एग्जांपल देता हूँ, इवेंट्स बड़े बड़े खेलते रहे, जैसे ब्रिटिश ओपन मेरा बहुत टफेस्ट इवेंट, और आप 10 ये है ब्रिटिश कि ओपन जीते। हाँ, उसमें ये है कि बात चीज़ें जैसे आपकी नींदें उड़ जाती हैं, मगर आपका जहन उसी तरह काम कर रहा होता है। मगर प्रेशर को हैंडल करना, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपने जिस लाइफ को जिस तरह आपने काम जिस तरह का काम किया हो या जिस तरह की तैयारियां की हो, तो वो प्रेशर सिर्फ विद इन 5 मिनट्स का होता है हर चीज़ शुरू करने का। मगर लाइफ में अगर ये चीज़ें प्रेशर लेके चलें तो लाइफ तो पूरी प्रेशर ही है। अगर आप उस अंदाज में लेके चलें कि यार ये मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, आई बिलीव इन एवरीथिंग पॉजिटिव। जहाँ आपने शुरू से नेगेटिव सोचा किसी चीज़ की भी कि यार मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ या नहीं पहुँच सकता, मैं यही कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, जहाँ ये डाउटफुल आ जाता है ना, वो हर चीज़ का प्रेशर क्रिएट करता है। जहाँ ये डाउटफुल नहीं होगा, आपको कभी ये चीज़ महसूस ही नहीं होगी। What a wonderful thing. सही कह रहा हूँ? Yeah, absolutely. It's like that. सो पॉजिटिव माइंडसेट की बात है। Yeah, it's all. ये कहने में एक बड़ी क्लीशेड बात है, बट दिस इज एवरीथिंग। मगर मुश्किल भी तो मुझे है ना। मेरे दोस्त कहते हैं यू आर हाईली ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, और हाईली ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है कि मैं उसके अंदर से कि ये चीज जिसके 90% चांसेस हैं कि ये नहीं होगी, लेकिन मैं सोच रहा होता हूँ 10% हो जाएगी, हो जाएगी। और इस तरीके उसके अलावा भी आपको किसी चीज में कोई कीड़ा नजर आता ही नहीं है, ठीक है ना। ये भी एक बड़ा अजीब मसला है इनके साथ कि कुछ पूछ लें आप इनसे कुछ, ठीक है ना, कि बेग साहब मैं ये गंदा कालीन होगा, ये कैसा है, अब ये गंदा कालीन मैं इनको दिखा रहा हूँ एक्सपेक्टिंग कि बोलेंगे हाँ गंदा है, या आगे से बोलेंगे कलर बड़े अच्छे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही होता है। और लेकिन कैसे कैसे रखते हैं नेगेटिव। अच्छा, इसके लिए क्योंकि यू हैव अ बिगर गोल इन योर माइंड, दैट इज व्हाई। जब आपने एक बड़ा गोल अचीव करना होता है ना, तो ये सारी बातें आपके लिए इतनी छोटी हो जाती हैं कि आपके लिए असल में मुझे नजर ही नहीं आती ये चीजें, क्योंकि वेयर आई एम लुकिंग एट इज अ प्रॉब्ली मच बिगर पिक्चर, और मैं उसके लिए स्ट्राइव कर रहा हूँ, और ये छोटी बातों में फंस गया तो फिर यहीं रह जाऊंगा। तो इसलिए वो बातें मुझे इफेक्ट ही नहीं करती। और ड्रीम बड़ा होना चाहिए हमेशा, ऑलवेज रियली हाई। अगर आपने कुछ चीज़ अचीव करनी है ना, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचोगे, उसके करीब तो पहुँचोगे। इसलिए फिल्म हिट भी हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ गुड, अच्छी बात है। हाँ, इससे ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती मुझे। वाकई में इनकी इतनी एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी सेटिस्फेक्शन होती है ना कि ये होगी। हाँ, कि ये That's how it होगी। is. हाँ, बस एक आखिरी क्वेश्चन कि एक आदमी के लिए वैलिडेशन, एप्रिसिएशन कितनी जरूरी है? देखिए, अप्रिसिएशन हर इंसान को चाहिए होती है, और एक इस लाइक का एक मोटिवेशन होती है, क्योंकि जब उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी किसी चीज़ को, वो शायद उससे आगे बढ़ता नहीं है। मगर ये एक इंसेंटिव है इस लिहाज से, और होना भी चाहिए। चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, उसकी तारीफ करेंगे तो उसको थोड़ा सा और एक मतलब कहते हैं कि बढ़ने की और सलाहियत मिलती है, और आगे तरक्की करता है, और वो चीज़ होनी चाहिए। अप्रिसिएशन मस्ट। देख साहब, जैसे जहांगीर भाई ने कहा, अप्रिसिएशन के लिए ही आप सब कुछ करते हैं जिंदगी में। कहीं ना कहीं ये इंसान की कहीं नेचर में है कि वो अगर किसी के लिए कुछ करेगा तो एक्सपेक्ट करेगा अ नाइस वर्ड मे बी फ्रॉम द अदर पर्सन। लेकिन अप्रिसिएशन की वांट को बीमारी नहीं बनाना चाहिए। वैलिडेशन को इतना लुक फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए कि वो आपकी जो काम करने का पैशन है उसके ऊपर उसको ओवरकम कर ले। इट शुड
every director wants to be standing in the Oscars. Yep. But that does not, you strive for that. You want to be standing in the British Open #1 position. You have to work hard and strive for that. And there is no shortcut to that. Validation, yes, it is important. Appreciation अच्छी लगती है. यानी कि कंधे पे एक थपकी जो पड़ती है, मतलब कि वो मगर अप्रिसिएशन को को अच्छी दिमाग पर नहीं चढ़ाना चाहिए. जैसे होता है ना, यहाँ पे अप्रिसिएशन को दूसरी तरफ ले चल पड़ते हैं कि अब आई एम द ओनली वन. या पर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. और पर्सनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में यस, वैलिडेशन आपको चाहिए होती है, लेकिन वैलिडेशन फिर आपको उतनी देनी भी होती है और अप्रिशिएट करना भी होता है. तो दिस, अगर आप में इतनी ज़रूरत है कि आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो उतनी ही एक्सपेक्ट करें अपने लाइफ पार्टनर से. लेकिन अगर वैलिडेशन और एप्रिसिएशन पर्सनल लाइफ में मिलेगी तो चीजें बेहतर ही ऑफ होंगी. कोर्स इट मेक्स यू फील बेटर, इट मेक्स यू डू stronger. बेटर. मोर स्ट्रॉन्गर. या भाई बहुत मजा आया मुझे आप दोनों के साथ बात करके. थैंक यू. सीरियसली मुझे दिल से बहुत मजा आया. चलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग you. योर विजडम विद मी एंड विद आवर ऑडियंस. आई होप कि आप लोग इन बातों से कुछ सीखेंगे और अपने अंदर कुछ बेहतरी लेकर आएंगे, जिसकी वजह से समाज में कुछ बेहतरी आएगी. सो थैंक यू सो मच जेंटलमैन, फॉर योर टाइम, फॉर योर विजडम वंस अगेन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. मर्द तो बट्टा है, ठीक है ना, उसको कुछ नहीं फील होता, कुछ नहीं वो महसूस करता. All you need is somebody to put a hand on your shoulder and say, well done, you've done a great job. वो बंदा आपके लिए जान दे देगा. जब कोई रिलेशनशिप टूटता है, कुछ होता है, बहुत कुछ होता है. इतने सारे प्रेशर में जब ये है कि जी कहीं से भी प्रोवाइड करके लेकर आओ, कैन दिस बी अ रीजन फॉर एनी क्राइम?